चलिए नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड। दोस्तों आज के इस वीडियो में 10 नवंबर 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। हमेशा की तरह सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। आगामी बिहार में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होनी है, इस सीरीज को अगर आप फॉलो करेंगे, जो प्रीवियस वीडियो भी अपने चैनल पे जो अपलोड किए हैं आप लोग से अगर देखेंगे, तो निश्चित तौर पर आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से आपकी हेल्प होगी। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है तो रेगुलर हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है, जो प्रश्न हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है ये गोवा में हुआ है। ये पहली बार है जब 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है या फिर राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है ये गोवा में हुआ। और पूछा गया कि बताएं कि बिहार के खिलाड़ियों और उन्हें प्राप्त पदक का कौन सा मिलान सत्य है। देखिए जो भी विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इन विकल्पों के आधार पर जो इसमें सही आंसर है, जो सही विकल्प है, वो है शशि भूषण, जो कि सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया है। हालांकि इसके बारे में कुछ जानकारी हमने विस्तार पूर्वक और भी आपको दिया था, लेकिन कुछ पदक विजेताओं के बारे में जो खास करके बिहार से संबंधित है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। महिला रग्बी टीम ने रजत पदक अपने नाम किया 37वें राष्ट्रीय खेलों में। हालांकि जो 36वां राष्ट्रीय खेल जो कि गुजरात में हुआ था, वहां पर महिला रग्बी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। और एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे, 36वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा में आयोजित हुआ था, महज 2 ही पदक जो कि दोनों कांस्य पदक था, बिहार ने अपने नाम किया था। और पदक तालिका में नीचे से दूसरे स्थान पर था, यानी कि सेकंड लास्ट था, सबसे अंतिम स्थान पर था सिक्किम। अच्छा, वहीं पर अगर हम और भी खिलाड़ियों की बात करें, श्रेया रानी जो कि बेगूसराय की है, इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। शशि भूषण जो कि भोजपुर के हैं, इन्होंने रजत पदक। ईसा मिश्रा जो कि मुजफ्फरपुर की है, इन्होंने कांस्य पदक। आशीष कुमार जो कि गोपालगंज के हैं, ये कांस्य पदक। विवेक प्रकाश जो कि पटना के हैं, इन्होंने कांस्य पदक। तो कुल चीजें जो यहाँ पर आपको दिख रही है, आपको ध्यान रखना है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन अभी गोवा में हो रहा है या फिर हो चुका है, ऐसे में आप ये ध्यान रखेंगे, इसका जो शुभंकर है, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, ये शुभंकर इसके लिए जारी किया गया था और इसका नाम है मोगा, MOGA, मोगा। ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते यहाँ पर आज के सेशन की ओर। पहला प्रश्न है कि बिहार विधानमंडल में जातीय सर्वे के आंकड़े पेश किए गए हैं। बताइए कि बिहार में ग्रेजुएट की आबादी कितनी प्रतिशत है। अभी हाल ही में 7 नवंबर को यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जातीय जनगणना जो हुई थी बिहार में, हालांकि इसको लेकर एक वीडियो में कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है, लेकिन कुछ डेटा पहले जारी नहीं हुआ था। रिसेंटली 7 नवंबर को जो विधानमंडल में ये जो मतलब कह सकते हैं, जो कह सकते हैं शीतकालीन सत्र की जो मतलब बैठक आयोजित हो रही है, इसी दौरान यहाँ पर ये जारी किया गया है। तो इसके तहत कुछ और भी चीजें निकलकर सामने आई है, जो विस्तृत तौर पर ये डेटा जब जारी किया गया। अब यहाँ से कई सारे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, धीरे धीरे वो सभी प्रश्न हम आपको इस सीरीज में बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने ग्रेजुएट की बात की है। बिहार में जो ये आंकड़े जारी हुआ है जातीय जनगणना के, तो ग्रेजुएट आबादी कितनी प्रतिशत है वो कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस टॉपिक से। तो यहाँ पर देखिए 7 नवंबर 2023 को बिहार सरकार की ओर से जातीय सर्वे या फिर जातीय जनगणना की विस्तृत रिपोर्ट विधानमंडल में पेश की गई, यानी एकदम पूरा विस्तृत तौर पर ये रिपोर्ट जारी किया गया विधानमंडल में। और रिपोर्ट के आधार पर बिहार में जो ग्रेजुएट आबादी है ये महज 7% है, ये ध्यान रखिएगा। और आपको ध्यान रखना, पोस्ट ग्रेजुएट आबादी जो है ये 1% से भी कम है, 0.82%। ये पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर आबादी की यहाँ पर बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो सामान्य वर्ग में 14.53%, पिछड़ा वर्ग में 7.14%, अति पिछड़ा वर्ग में 4.4%, अनुसूचित जाति में 3.1% और अनुसूचित जनजाति में 3.53% लोग ग्रेजुएट है। तो कुल मिला के बात यहाँ पर ये आती है, अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो सामान्य वर्ग में कहीं ज्यादा प्रतिशतता के आधार पर लोग ग्रेजुएट है। ओवरऑल बात करें तो महज 7% ही लोग बिहार में ग्रेजुएट है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, सामान्य वर्ग में पढ़ाई लिखाई के हर फील्ड में कायस्थ, जो कि कायस्थ एक जाति है, ये सबसे आगे है। हालांकि हमने जानकारी आपको ये दिया था कि सामान्य वर्ग में जो सबसे कम आबादी है वो कायस्थ की है, ये जानकारी हमने आपको वीडियो में दिया था, जो आप यहाँ पर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहीं पे पिछड़े वर्ग में कुर्मी की जो स्थिति है वो बेहतर है, जबकि हम बात करें अति पिछड़े वर्ग की तो तेली जाति पढ़ाई लिखाई के मामले में सबसे आगे है। ये जो पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं जो लिखा गया है, यहाँ पर इसको इस आधार पर लिखा गया कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उन्हें जॉब मिली हो, उस आधार पर यहाँ पे लिखा गया है कि सामान्य वर्ग में पढ़ाई लिखाई के हर फील्ड में, यानी कि पढ़ लिख के एकदम रोजगार में लगे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो कायस्थ जाति सामान्य वर्ग में आगे है, पिछड़े वर्ग में कुर्मी और अति पिछड़ा वर्ग में तेली जाति सबसे आगे है।
तो ये तमाम चीजें फिलहाल एजुकेशन को लेकर यहाँ पर दर्शाई गई है, जो ग्रेजुएट को लेकर हमने यहाँ पर प्रश्न शामिल किया है। हाँ, यही वो वीडियो है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल पर जब आप विजिट करेंगे तो वहां पर टॉपिक स्टडी नाम का एक प्लेलिस्ट बना होगा, आप वहां पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि 8 नवंबर 2023 को किनके द्वारा बिहार गौरव दृष्टि पत्र जारी किया गया, जो कि बिहार के विकास पर यानी कि डेवलपमेंट पर केंद्रित है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है यह है संतोष मेहरोत्रा, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, संतोष मेहरोत्रा की बात करें, आई थिंक मुझे लगता है कि पहली बार आप ये नाम सुने होंगे, लेकिन ये एक फेमस इकोनॉमिस्ट है, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। आप यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में जानकारी देख सकते हैं कि संतोष मेहरोत्रा जो कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, और इन्होंने 8 नवंबर 2023 को पटना के गांधी संग्रहालय में बिहार गौरव दृष्टि पत्र जारी किया गया। अब यहाँ से इससे संबंधित कई सारी चीजें हैं, जैसे कि ये जो पत्र अभी जारी किया गया, जो रिपोर्ट जारी किया गया, ये 176 पृष्ठ की एक रिपोर्ट है। इसके माध्यम से बिहार में रोजगार के अवसर और लोगों की आजीविका में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार दिए गए और इसके सुझाव दिए गए। इसके अतिरिक्त इसमें बिहार की मौजूदा आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हुए उसके उत्थान की चर्चा की गई। तो ये सारी चीजें इस पत्र या फिर इस रिपोर्ट से संबंधित है, जिसमें कुल मिला के बिहार के बारे में, बिहार की जो आर्थिक स्थिति है उसे मतलब कैसे बेहतर बनाया जाए, बिहार का विकास कैसे हो, यही इसकी विषय वस्तु है, इसी के बारे में इसमें दर्शाया गया है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में, अच्छा, बिहार के बारे में एक अतिरिक्त जानकारी हमने लिखा है, हालांकि ये बिहार के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी रैंकिंग में, जो भी हाल ही में जारी हुआ, इसमें बिहार पहले स्थान पर रहा और बिहार की जो ग्रोथ रेट रही वो 10.64%। राज्यों में पूरे भारत में अव्वल रहा अपना बिहार, तो बिहार पूरे देश में शीर्ष पर है। ये चीजें यहाँ पर लिखा गया है, हालांकि इसकी जानकारी हमने कई बार आपको दिया है, फिलहाल यहाँ पर रिवीजन पर्पज से हमने इसे शामिल किया, तो ये ध्यान रखेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे, लेकिन जो विकल्प यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको 3 विकल्प दिख रहा होगा, समीर महासेठ, कुमार सर्वजीत और सुधाकर सिंह। सबसे पहले हम बात करते हैं समीर कुमार महासेठ की, जो कि मौजूदा समय में बिहार के उद्योग मंत्री हैं। ध्यान रखिएगा, समीर कुमार महासेठ वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री हैं। दूसरा विकल्प हमारा है कुमार सर्वजीत, इस समय बिहार के कृषि मंत्री हैं कुमार सर्वजीत। और तीसरा विकल्प है सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह इससे पहले यानी कि कुमार सर्वजीत से पहले बिहार के कृषि मंत्री थे। तो ये तमाम चीजें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है, ये चीजें अगर आपको समझ में आती है कि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं और कंटेंट हमारा अगर आपको पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह के रेगुलर अपडेट के लिए। चलिए, आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, यहाँ पर जो अभी हम चर्चा कर रहे थे जीडीपी ग्रोथ रेट की, इसको लेकर जो रैंकिंग जारी की गई, हालांकि बिहार के संदर्भ में कई सारी चीजें और भी है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने पहले भी बताया है, रिवीजन पर्पज से एकदम तेजी में पुनः इसको देख लेते हैं। एक्सपोर्ट इंडेक्स अभी हाल ही में जारी हुई थी राज्यों को लेकर, इसमें बिहार 22वें स्थान पर रहा। बिहार में अगर हम किसी जिले की बात करें तो जिलों की श्रेणी में बेगूसराय अव्वल रहा। वहीं पर सकल घरेलू उत्पाद, इसकी जानकारी अभी हमने दिया कि 10.64% के साथ ये बिहार अव्वल था। हमारा अगला है स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार शीर्ष स्थान पर रहा। ई राजस्व अर्जित करने में शीर्ष स्थान पर। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, आबादी के हिसाब से अगर हम बात करें किसी गरीब राज्य की, तो सबसे गरीब राज्य है बिहार आबादी के हिसाब से। दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार सबसे पीछे है और वहीं पर पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में बिहार सबसे पीछे रहा। अच्छा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, दूरसंचार घनत्व के मामले में दिल्ली सबसे आगे है और पोषण जागरूकता सूचकांक में बिहार जो सबसे पीछे है, हालांकि सबसे आगे है पंजाब। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, गरीबी की जो यहाँ पर बात हुई है, अभी जो जातीय जनगणना को लेकर जो रिपोर्ट जारी हुआ बिहार सरकार ने, उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया, जिसकी भी मासिक आय 6,000 रुपये से कम है उसे गरीबों की श्रेणी में रखा गया है। तो ऐसे में यहाँ पर एक रिपोर्ट सामने ये आता है कि बिहार में 94 लाख से अधिक परिवार ऐसे हैं जिसकी मासिक जो आय है वो 6,000 रुपये से कम है। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि 94 लाख से अधिक आबादी बिहार में गरीब है, गरीबों की श्रेणी में। अच्छा, यहाँ पर इसके अतिरिक्त जो आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं, ये स्वास्तिक है और ये भी यहाँ पर साइड में देख रहे हैं, दोनों स्वास्तिक है। और स्वास्तिक के बीच में जो ये बौद्धि वृक्ष आप देख रहे हैं, ये बिहार के राष्ट्रीय चिन्ह को इंगित कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस
आईएसए का 95वां सदस्य बना है, 95 में जो सदस्य बना है ये कौन बना है? तो राइट आंसर होगा चिली, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर जानकर दे दूं कि हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश चिली, जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है चिली, और अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य बना है। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना, कई बार हमने जानकारी दिया है कि आईएसए की जो स्थापना हुई थी ये भारत और कुल मिला के फ्रांस के एकदम संयुक्त नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। यही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि भारत और फ्रांस के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना जो हुई थी ये 30 नवंबर 2015 को फ्रांस में हुआ था। लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर है, जो इसका मुख्यालय है, वो भारत में, और भारत में कहाँ है? यहाँ पर लिखा गया है कि इसका जो मुख्यालय है ये गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत में इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। अच्छा, यहाँ पर अगले पॉइंट में अगर हम बात करें, ऐसे का जो मोटो है, जो उद्देश्य है, वो क्या है? यहाँ पर लिखा गया कि इस गठबंधन का या फिर इस संगठन का, एक्चुअली में गठबंधन नहीं बल्कि संगठन, इस संगठन का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन जैसे कि ऊर्जा के जो गैर नवीनकरणीय स्रोत हैं, यानी कि जो अनवीनकरणीय स्रोत हैं, इस पर निर्भरता को कम करना, जैसे कि कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम आदि जो ऊर्जा के गैर नवीनकरणीय स्रोत हैं, उस पर निर्भरता जो है वो कम करने की दिशा में एक पहल है भारत और फ्रांस का। हालांकि इसमें आपको ध्यान रखना, अभी 95वां सदस्य बना है चिली, तो ये चीजें आपको समझना है। अच्छा, इसको लेकर एक पॉइंट और भी है कि जून 2023 में, इसी वर्ष की बात है, और आपको ध्यान रखना ऐसे की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। ये जून 2023 की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किस टीम ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? सबसे पहले तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। 2023 में इस खिताब को पंजाब ने अपने नाम किया है, तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर तमाम चीजों को देख सकते हैं कि इस वर्ष 2023 में पंजाब ने बड़ौदा को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम किया। यह इसका 16वां संस्करण था। अभी जो आयोजित हुआ ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये आपको ध्यान रखना, ये इसका 16वां संस्करण था, और 16वें संस्करण को पंजाब ने अपने नाम किया बड़ौदा को हराकर। अच्छा, यहाँ पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में हमने एक बेसिक सी जानकारी लिखी है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत की एक घरेलू T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन हर साल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये भारत में जिस प्रकार से जो आईपीएल है उसी प्रकार से ये भी है, ये आपको ध्यान रखना, ये घरेलू T20 लीग है। अच्छा, यहाँ पर हम अगले पॉइंट में हम बात करें तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो आयोजन है पहली बार 2006-07 में किया गया था, और आपको ध्यान रखना पहला संस्करण जो इसका उद्घाटन संस्करण था, इसका विजेता था तमिलनाडु, जो कि पंजाब को हराकर तमिलनाडु ने पहला संस्करण का खिताब अपने नाम किया था। वहीं पर अगले पॉइंट की हम बात करें पिछले संस्करण की, जो इसका 15वां संस्करण था, पिछला संस्करण जो 2022 में आयोजित हुआ, इस खिताब को हिमाचल प्रदेश को हराकर मुंबई ने अपने नाम किया था। 2022 में आयोजित हुआ इसका 15वां संस्करण मुंबई ने अपने नाम किया हिमाचल प्रदेश को हराकर। एक सवाल यहां से ये भी बन सकते हैं, क्योंकि अभी चर्चे में है, एक सवाल यहां से ये बनेगा कि सर्वाधिक बार ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने जीता या फिर किस टीम ने जीता है? तो वो जीता है सर्वाधिक 3 खिताब तमिलनाडु ने। ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें यहाँ से बन सकते हैं। चलिए, यहाँ पर जो बात हो रही है क्रिकेट की, तो क्रिकेट को लेकर कुछ चीजें मैं आपको पुनः बता दूं, हालांकि हमने बतलाया है। क्रिकेट एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की हम बात करें, अच्छा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईसीसी के बारे में, जो क्रिकेट का सबसे एक बड़ा संस्था है, क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था वो है आईसीसी। आईसीसी के आधार पर जो क्रिकेट अभी आयोजित होता है आईसीसी के अनुसार, वो 3 फॉर्मेट में होता है। सबसे छोटा फॉर्मेट है T20, फिर आता है वनडे अर्थात एक दिवसीय, फिर आता है टेस्ट। अभी हम बात करने वाले एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के बारे में। तो भारत एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब 2 बार अपने नाम किया है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वर्ष 2023 में 19 नवंबर तक भारत की मेजबानी में 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप आयोजित हो रहा है। तो ये सारी चीजों से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहली बार कपिल देव की अगुवाई में 1983 में भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था। फिर दूसरी बार 2011 में कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट और भी है कि इस वर्ष 2023 में भारत की मेजबानी में 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक हो रहा है। भारत ने इससे पहले 1987, 1996, 2011 में इस चैंपियनशिप की मेजबानी की। कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि इस वर्ष जो 13वां एक दिवसीय
क्रिकेट विश्व कप भारत की मेजबानी में आयोजित हो रहा है। ये चौथी बार है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। हालांकि स्वतंत्र रूप से देखा जाए तो स्वतंत्र रूप से पहली बार 2011 में भारत ने किया था और दूसरी बार अभी 2023 में कर रहा है। तो स्वतंत्र रूप से 2 ही बार कर रहा है, लेकिन संयुक्त तौर पर हुआ था 1987 और 1996। तो फिलहाल यहाँ से एक दूसरे क्रिकेट विश्व कप से संबंधित ये तमाम चीजें ध्यान रखें। और भारत की जो स्थिति है ये 13वें एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में वो कहीं बेहतर है। भारत ने अब तक 8 मैच खेले हैं विभिन्न टीम के सामने और सभी में एकदम से बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हुए जीत हासिल किया है भारत ने। अच्छा, यहाँ पर और भी क्रिकेट की हम कुछ चीजों की बात कर लेते हैं। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है हरमनप्रीत कौर, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, आपको ध्यान रखना कि हरमनप्रीत कौर जो कि 2023 की विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई है, वह यह उपलब्धि पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। जिस लिहाज से ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये यहां से ध्यान रखिएगा। हालांकि कुछ चीजें और भी हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में बात करें तो सूर्य कुमार यादव को T20 फॉर्मेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था इस पुरस्कार के अंतर्गत। हालांकि इस वर्ष जो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की हम बात कर रहे थे, कुल 5 क्रिकेटरों को इसमें शामिल किया गया था। उसमें भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी थी। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी ये भी ध्यान रखना, इस वर्ष जो विमेन्स प्रीमियर लीग आयोजित हुआ, आपको ध्यान रखना मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया। तो मुंबई इंडियंस टीम की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। अच्छा, वहीं पर अगर हम आईपीएल की बात करें मेंस कैटेगरी में, तो चेन्नई सुपर किंग ने 5वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा आरबीआई, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अब आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड का एक भाग है, जिसे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेगा, यहाँ पर ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। ये पुरस्कार जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक को अभी हाल ही मिला है। और आपको ध्यान रखना, भारतीय रिजर्व बैंक के जो 25वें वो मौजूदा गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने ये ग्रहण किया है, ये प्राप्त किया है। ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ से 2 पॉइंट है। अच्छा, आरबीआई के बारे में कुछ जानकारी हमने और भी ज्यादा आपको, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन एक अहम जानकारी है, जब भी आरबीआई की चर्चा होगी फिलहाल इस वर्ष जहां से प्रश्न बनेंगे वो ये वाला भी पॉइंट है कि जून 2023 में आरबीआई के जो गवर्नर शक्तिकांत दास है, इन्हें सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार लंदन की ओर से गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से नवाजा गया था। और आरबीआई के इतिहास में ये दूसरी बार है जब किसी आरबीआई के गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले 2012 में रघुराम राजन को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है जो हमने आई थिंक 3 से 4 दिन पहले ही आपको दिया था कि हाल ही में आरबीआई ने मनोरंजन मिश्रा को कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। अच्छा, अगर हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई में 1 गवर्नर होते हैं और इसके अतिरिक्त 4 उप गवर्नर भी होते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें केंद्रीय निदेशक मंडल में, तो इसमें 15 कार्यकारी निदेशक होते हैं। तो कुछ इसके बारे में बेसिक सी जानकारी है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको दे दूं, इस विकल्प में जो आप देख रहे हैं एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक क्या है? देखिए, भारत का जो आयात निर्यात बैंक है, आसान शब्दों में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एग्जिम बैंक भारत का आयात निर्यात बैंक है। चलिए, आरबीआई की जो बात हो रही थी, आरबीआई के बारे में कंप्लीट जानकारी, जो बेसिक सी जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है। देखिए, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब मुझे नहीं लगता किसी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बनेंगे। अगर डीप में जाके प्रश्न बनेगा तो पूछा जाएगा किस अधिनियम के आधार पर, किस एक्ट के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो 1934 के एक्ट के आधार पर आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक है और सभी बैंकों का संचालक है। हालांकि जो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, तो कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर था। लेकिन स्थापना के 2 वर्ष पश्चात 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है ये अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित किया गया। मुंबई जो कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, आपको ध्यान रखना, यहीं पर ये 2 वर्ष पश्चात स्थानांतरित कर दिया गया था। आरबीआई की गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वो वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, किया जाता है। आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है ये ताड़ का पेड़ और बाघ है। अच्छा, ताड़ का पेड़ और बाघ यहाँ पर आरबीआई के लोगों में आप क्लियर देख सकते हैं। आपका जो अभी हाल ही में 2022 में अगर आप लोगों ने एनटीपीसी एग्जाम दिया होगा, तो वहां पे प्रश्न पत्र में आप देखे होंगे कि आरबीआई के लोगों से एक प्रश्न बना था। अभी वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर है और 24वें गवर्नर उर्जित पटेल की जगह पे वे कार्यरत है।
शक्तिकांत दास के बारे में वही सारी जानकारी यहाँ पे लिखी गई। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया। इससे पहले अच्छा अभी हमने थोड़ी देर पहले जो आपको बताया था, थोड़ा वहाँ पे मिस्टेक हो गया था। 2012 हमने बोल दिया था, एक्चुअली में रघुराम राजन को 2015 में ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आप लोग थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, 2015 होगा, मिस्टेक से 2012 हमसे बोला गया। आप यहाँ पर शक्तिकांत दास को इस तस्वीर में देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर अगले छठे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? इस तरह के भी प्रश्न हमने कई बार देखे हैं एग्जाम में बने। 3 से 4 ही प्रश्न होते हैं डिक्शनरी को लेकर, किसी मतलब जो ये वर्ड ऑफ द ईयर जारी किया जाता है। अगर आप इसे रट लेंगे, इसे याद कर लेंगे, अगर प्रश्न बनेगा तो 1 अंक आपके हाथ में होगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न की हम बात करें, वर्ड ऑफ द ईयर जो चुना गया कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार, ये एआई को चुना गया, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चुना गया। डिक्शनरी जो कॉलिंस डिक्शनरी है, इसके आधार पर हम बात करें तो इसका जो इस्तेमाल है, एआई शब्द का इस्तेमाल पहले की तुलना में काफी बढ़ा है और इसी आधार पर इसको ये वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने एआई को वर्ष 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अच्छा, एआई का जो पूरा नाम होता है अभी हमने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार इस शब्द का प्रयोग पहले की तुलना में 4 गुना हो गया है, जिस वजह से एआई को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया। अब यहाँ पर कॉलिंस डिक्शनरी के बारे में कुछ चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी 2013 से हर साल वर्ड ऑफ द ईयर की घोषणा करते हैं। कब से? तो 2013 से हर साल। और 2013 में जो पहला संस्करण था इसका, तो गीक को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। गीक एक शब्द है, इसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। कब? तो 2013 में, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, पिछले वर्ष 2022 में, ये भी जानकारी हमारा ऑलरेडी आपको दिया हुआ। पिछले वर्ष 2022 में परमा क्राइसिस को कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। परमा क्राइसिस की अगर हम अर्थ की बात करें तो अस्थिरता और असुरक्षा की एक विस्तारित अवधि, ये इसे इस प्रकार से मतलब डिक्शनरी के आधार पर जो इसका मीनिंग दिया गया हिंदी में, वो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है, 2022 में परमा क्राइसिस को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था, जबकि 2023 में एआई को चुना गया है। चलिए 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है? यानी कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे अभी हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है, आप सभी जानते होंगे, हालांकि 7 नवंबर को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी हम लोग कारण को जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, कैंसर की पहचान, रोकथाम और इसके इलाज के लिए हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 2014 में हुई थी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 7 नवंबर का ही दिन क्यों चुना गया ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के लिए? ये एक सवाल है और इसके बारे में यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी, आपको ध्यान रखना कि मैडम क्यूरी ने कैंसर से लड़ने में अहम योगदान दिया था। तो उनके योगदान को याद रखने के उद्देश्य से, यानी कि इस दिन को चिन्हित करते हुए, उनके जन्मदिन को चिन्हित करते हुए, इस अवसर पर कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। यानी कि जन्मदिन का जो मतलब तिथि है वो 7 नवंबर, उन्हीं की याद में, मैडम क्यूरी की याद में इस इनके जन्मदिन को 7 नवंबर को, यानी इस दिन को कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में, यानी कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ये यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, वहीं पर दूसरी ओर अगर हम बात करें विश्व कैंसर दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस पूरे वर्ल्ड में जो मनाया जाता है ये 4 फरवरी को, और इसकी जो 2023 की थीम है, देखभाल अंतर को बंद करें। ये 2023 का विश्व कैंसर दिवस का ये निर्धारित थीम है। यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर है, ये विश्व कैंसर दिवस और यह राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, दोनों में अंतर आप ध्यान रखिएगा। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि शेख हसीना। अब यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो कि 10वीं प्रधानमंत्री शेख हसीना, आपको ध्यान रखना हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी है, जो कि हाल ही में खबरों का विषय है। और अगर हम बात करें बतौर प्रधानमंत्री, तो शेख हसीना 1996 से 2001 तक प्रधानमंत्री रही। उसके बाद 2009 से देश की, यानी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। एक महिला प्रधानमंत्री के रूप में ये सबसे लंबा कार्यकाल है, जो कि आपको ध्यान रखना है। इस आधार पर ही ये प्रश्न बना है। किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख है कौन? तो शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि हाल ही में अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने अपने नवंबर अंक में, नवंबर का जो संस्करण है, वो कवर पेज पे उन्हें जगह दी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये प्रकाशित अभी नहीं हुई, प्रकाशित होगी तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा।
चूंकि यहाँ पर देखिए टाइम पत्रिका की बात हुई है, तो कुछ चीजें मैं आपको जानकारी पर्पज से दे दूं। भारतीय शख्स जिन्हें टाइम मैगजीन के कवर पेज पर फीचर किया गया, शामिल किया गया, वो आप यहाँ पर सूची देख सकते हैं। सबसे पहले शख्स थे महात्मा गांधी, जो कि 1931 में, जिस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था, इनको शामिल किया गया था। गांधी जी को 3 बार इसमें शामिल किया गया, 1931, 47 और 1997। तीनों पिक्चर को आप यहाँ पर जो कवर पेज है टाइम मैगजीन का, आप यहाँ पर क्लियर इसमें देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बात ये भी ध्यान रखना, इस सूची में सबसे अधिक बार जो फीचर किए गए टाइम मैगजीन के कवर पेज पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि 1942, 49, 51, 56, 59 और 62, कुल मिला के 6 बार इन्हें फीचर किया गया। अच्छा, वहीं पर कुछ और भी चीजें इसमें आप ध्यान रखेंगे कि सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि को शामिल किया गया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, रिसेंटली नरेंद्र मोदी को 2019 में, इससे पहले 2015, 2012 में इसमें शामिल किया गया था। ये भी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो टाइम मैगजीन में जिन भारतीय शख्स को शामिल किया गया, वो सूची यहाँ पर है। अच्छा, टाइम मैगजीन की तरफ से अभी हाल ही में बेस्ट 100 कंपनियों की एक सूची जारी की गई थी, जो कि यहाँ पर वो कंप्लीट हमने रखा है। हालांकि ये जानकारी हमने पहले भी आपको दिया है। तो इसके आधार पर 2023 के लिए जो दुनिया की बेस्ट 100 कंपनियों की सूची जारी की गई, इस सूची में केवल एक ही भारतीय कंपनी, और ये भारतीय कंपनी है इन्फोसिस, जो कि टॉप 100 में स्थान मिला। आपको ध्यान रखना, इन्फोसिस 100 अंकों में से 88.38 के समग्र स्कोर के साथ 64वें स्थान पर है इस 100 कंपनियों की सूची में, जो कि टाइम मैगजीन की तरफ से जारी किया गया। हालांकि यहां पर आपको ये जानकारी देता हूं कि इस मैगजीन के आधार पर जो टॉप 3 कंपनी है, इसमें टॉप 100 में आपको ध्यान रखना, पहले स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट, दूसरे स्थान पर एप्पल और तीसरे स्थान पर अल्फाबेट। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल के बारे में बहुत सारे लोग लगभग जानते हैं, लेकिन अल्फाबेट जो है बहुत सारे लोग अभी भी इसको नहीं जानते हैं। गूगल जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, गूगल के बहुत सारे मतलब एप्लीकेशन है जो चल रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस है चल रहे हैं, लेकिन जो उसकी मूल संस्था है गूगल का, वो है अल्फाबेट। यानी कि जो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फाबेट। ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे, और आगे हम बात करते हैं टाइम 100 की जो सूची जारी हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। ये बिहार के संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट है। ये जानकारी यहाँ पर हमने रिसेंटली आपको दिया था, पुनः से शामिल किया कि पटना बिहार के सैयद कपूर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेहतर काम करने के लिए टाइम मैगजीन ने विश्व की टॉप 100 शख्सियतों यानी कि पर्सनैलिटीज में इन्हें शामिल किया है। इनका नाम क्या है? तो सैयद कपूर, जो कि पटना के रहने वाले हैं। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, टाइम 100 एआई सूची जो जारी की गई, इसमें बेहतर कार्य के लिए जो पर्सनालिटीज की सूची जारी की गई, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें अभी हाल में बिहार के सैयद कपूर को शामिल किया गया, एक बहुत बड़े गर्व की बात है। नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि केरला, जो कि अभी हाल ही में। अच्छा, कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि दूसरी बार है जब केरल को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। नवंबर 2023 में केरल राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया, और यह दूसरी बार है जब केरल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुछ जानकारी यहाँ पर और भी है किस लिए यह सम्मान दिया गया, वो चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। चलिए, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? हालांकि इसको लेकर जो कार्य योजना है, इसकी घोषणा 2016 में ही भारत सरकार ने की थी, लेकिन फिलहाल जो अभी बातें निकलकर सामने आई है, इसके आधार पर आपको ये ध्यान रखना है, सिएटल में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा भारत। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच एक वार्ता हुई हाल ही, जिसके बाद जारी संयुक्त बयान में उल्लेख किया गया कि भारत इस साल के अंत में सिएटल में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास का संचालन करेगा या फिर खोलेगा। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। और 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा के जो अधिकारी प्रकाश गुप्ता, ये सिएटल में मिशन में वाणिज्य दूत होंगे भारत की तरफ से। अच्छा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो बात हुई है, आपके एग्जाम में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप कौन से राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो अभी हमने चर्चा किया जो बाइडेन के बारे में, जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति है, डोनाल्ड ट्रंप 45वें थे, ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बात हो रही है, ये 15वें प्रधानमंत्री हैं भारत के। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं
कि जो सियाटल शहर में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा भारत इस साल के अंत तक। और इसमें जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो अभी हमने जानकारी दिया था कि इसकी घोषणा 2016 में ही वाणिज्य दूतावास खोलने को लेकर हुई थी भारत सरकार के द्वारा। ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं 11वें प्रश्न पे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय जनगणना कराने की घोषणा की है। गाय जनगणना कराने की घोषणा अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा किया गया, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में ये घोषणा किया गया। देखिए योगी आदित्यनाथ सरकार यानी कि जो उत्तर प्रदेश में अभी योगी सरकार है, इन्होंने घोषणा किया है कि गायों की गणना कराया जाएगा। इस लिहाज से यहाँ पर हमने पॉइंट लिखा है, आप ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य है गौवंश को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। इसी उद्देश्य को लेकर इसकी घोषणा अभी हाल ही में हुई है। अच्छा, यहाँ पर गायों की बात हुई, अगर हम वेदों की दृष्टिकोण से बात करें, आप जानते हैं कि 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना जो प्राचीनतम वेद है वो है ऋग्वेद, और सबसे नया और बाद वाला या फिर जो सबसे आधुनिक वेद है वो है अथर्ववेद। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, वेदों की चर्चा हुई, जो प्राचीन वेद है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में अगन्या शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो गायों के लिए ही ये अगन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। अब ये गायों के लिए जो प्रयोग हुआ है, अब यहाँ पर सवाल ये होता है अगन्या आखिर है क्या। तो अगन्या शब्द का अर्थ होता है जो मारे जाने योग्य नहीं है, यानी कि जिसका कत्ल, जिसका वध नहीं किया जा सकता है। ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऋग्वेद में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अच्छा, ऋग्वेद ही नहीं बल्कि वेदों की अगर हम बात करें तो वेद में इस बात का जो जिक्र हुआ है, आप लोग जब इसमें डिटेल में पढ़ेंगे तो आप वहां पर देखेंगे जो दान देने वाले जो सबसे अहम चीज थी उस समय, उस दौर में, वो गाय ही हुआ करती थी। किसी ब्राह्मण को अगर कोई दान देना है तो कहीं ना कहीं गाय सबसे पवित्र माना जाता था, वही दान दिया जाता था। उस समय वैदिक काल में जो भूमि अभी हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्री करते हैं, वो हमारे नाम पे हो गया। भूमि उस दौर में, उस काल में निजी संपत्ति नहीं हुआ करती थी। जो सबसे बड़ी संपत्ति होती वो गाय ही होती थी, और दान में गाय ही दिया जाता था। आज भी हमारे समाज में यह प्रथा है कि जब लड़कियों की शादी होती है, जब कन्या अपने पति के घर जाती है, तो एक बछड़ा दिया जाता है, एक गाय दिया जाता है उन्हें दान में। तो ये प्रथा अभी भी हमारे समाज में है, गाँव में है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखें। कहीं ना कहीं गाय को पवित्र माना गया ऋग्वेद में, और इसीलिए अगन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। तो इसका जो राइट आंसर है, ये मैक्स वर्स्टेपन ने इस खिताब को अपने नाम किया। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 की, तो इसको लेकर हालांकि हमने कई जानकारी आपको दिया है, समय समय पर आपको याद होगा, विस्तृत तौर पर हमने जानकारी आपको दिया है। अच्छा, इसी प्रकार से जो फार्मूला 1 जो प्रतियोगिता है, जो रेसिंग प्रतियोगिता है, इसी के तर्ज पर अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में मोटो जीपी प्रतियोगिता आयोजित हुआ था। आपको मालूम होगा, इसकी जानकारी हमने आपको दिया था। अच्छा, बीपीएससी मेकर ऐप पर जितने भी कोर्स संचालित है, बीपीएससी 70 बीपीएससी एग्जाम के लिए, बीपीएससी टीचर के लिए, वो तमाम चीजें आप वहां से मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को वहां से ले सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर तमाम चीजें आपको मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे कि नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में किस राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये कौन सा मतलब राज्य है जो कि इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है, कमेंट बॉक्स में जाइए और विस्तार पूर्वक लिखिए और हमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।